सभी को दिख रहा है ये जो सेकंड पेपर है, सभी को दिख रहा है कि नहीं? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो पेपर का नाम है पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड रिसेंट डिबेट्स। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, जो राजनीति की परंपरा है, बात हो रही है राजनीतिक परंपरा। और रिसेंट रिसेंट का मतलब जो समय में अनुसार जो अभी चल रहा है उसके क्या, उस पर क्या जो राजनीति विज्ञान से संबंधी जो बहसें हैं उसके बारे में ये यूनिट है। इसमें भी 5 यूनिट है और सब में जो है दो दो इन्होंने विचारधाराएं रखी हैं। तो सबसे पहले लिबरलिज्म, उदारवाद, कंजर्वेटिज्म, अनुदारवाद, सोशलिज्म समाजवाद, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद, फेमिनिज्म का मतलब नारीवाद या महिलावाद, इकोलॉजिकम परिस्थितिवाद, इकोलॉजी से संबंधित है ये इकोलॉजिज्म, ये परिस्थितिवाद है। और मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुसंस्कृतवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता, कम्युनिटेरियनिज्म समुदायवाद, स्टेटिज्म राज्यवाद। तो 5 यूनिट में दो दो है, 10 हम लोगों को पढ़ना है। तो 10 में से मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको हम अ, पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले यूनिट से, जो यूनिट है उदारवाद। मतलब उदारवाद होता क्या है ये देखा जाए तो उदारवाद किसको कहते हैं, उदारवाद कहाँ से आया। तो उदारवाद के लेखकों में या उदारवाद के विचारकों में जो राजनीति विज्ञान के ऊपर जिन्होंने अच्छे अच्छे जो है अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, उसमें सबसे पहले जॉन लॉक और जेरमी बेंथम के साथ साथ एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है। जॉन लॉक और जेरमी बेंथम और एडम स्मिथ। तो उदारवाद सिद्धांत क्या है? बेसिकली ये व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद को मिला करके या को समाहित करते हुए आपस में संबंध बनाते हुए आगे बढ़ता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति पर एक, व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के क्या उनको सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए राज्य के माध्यम से, उस पर एक प्रकाश डालता है। और उपयोगितावाद क्या होता है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख जो प्राप्त हो, उपयोगितावाद वो बेंथम के जो एक जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो इन दोनों का जो एक रूप है, इसको समाहित करते हुए जो संबंध है उसको यदि हम आगे ले जाते हैं तो उदारवाद का स्वरूप प्राप्त होता है, व्यक्तिवाद उपयोगितावाद को मिला करके। और जिसमें मैंने बताया जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम और एडम स्मिथ जैसे लोग इसमें अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो लॉक को उदारवाद का जनक भी माना जाता है। जॉन लॉक को यदि पूछा जाए प्रश्न कि उदारवाद का जनक कौन है तो जॉन लॉक है। और जॉन लॉक को उदारवाद जनक यदि माना जाता है तो उसके पीछे तर्क ये है कि उसने ही सबसे पहले इस उदारवाद की शुरुआत की। और यह क्या होता है उदारवाद? इसमें हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाया गया है कि व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप को इसमें लागू किया गया है। ये जो उदारवादी हैं ये पुरातन हैं और इनको नकारात्मक भी कहते हैं, लेकिन जो नए जो सकारात्मक और नव उदारवाद में आए हैं, हालांकि नव उदारवाद आरंभ जो है 1930 के बाद से होता है, लेकिन उससे पहले का एक समय माना जाए तो उदारवादी जो रहे हैं वो ज्यादातर वो भी नकारात्मक का मतलब इसलिए कि जो व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं वो ज्यादा उसको नकारात्मक कहते हैं। लेकिन जब राज केंद्रित और अर्थ केंद्रित होगा तो वो सकारात्मक उदारवाद होगा। तो बेंथम क्या मानता है उदारवाद को? उपयोगितावाद का उसने कहा ही है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम, जेरमी बेंथम जिनका पूरा नाम है, उन्होंने कहा कि बाजार अर्थव्यवस्था और राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उपयोगितावाद को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हालांकि उपयोगितावाद में संशोधन भी करता है। कौन करता है? जेएस मिल करता है, जॉन स्टुअर्ट मिल। उसने कहा कि सामान्य कल्याण को उन्नत करने के लिए, या जो सामान्य कल्याण मतलब जनता का जो कल्याण है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो भूमिका है उसको आगे बढ़ाने के लिए राज्य की गतिविधियों में विस्तार होना चाहिए। गतिविधि सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका भी दायरा बड़ा होना चाहिए। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्नत करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए राज्य की भूमिका को
सकारात्मक होना चाहिए, राज्य की भूमिकाएं जो है होनी चाहिए सकारात्मक होनी चाहिए। तो उदारवाद जो है अपने आप में व्यक्ति और उपयोगितावाद को लेकर के चलता है, और उसको तीन श्रेणी में हम इसको डेवलप मान सकते हैं। इसके विकास के तीन चरण होते हैं, एक पुरातन, एक आधुनिक, एक नव उदारवाद, जिसका मैंने अभी हाल ही में बताया, अभी 2 मिनट पहले। तो जो पुरातन उदारवादी है, जो प्राचीन उदारवाद है, जिसको मतलब कि प्राचीन इतना भी नहीं कि हम कहें बहुत पुराना है, मतलब कि 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास का या 18वीं शताब्दी के आसपास का जो उदारवाद का जो उस समय धीरे धीरे जन्म हो रहा था, तो उसमें ये कहा गया कि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया गया कि कानून जो होता है वो सभी संविदा, संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझौता को कानूनित करे। और यह भी माना जाता था उस समय पुरातन उदारवादी कि व्यक्ति अपने हितों को छोड़कर जो अपने व्यक्तिगत हित हैं, जो जो उसके हित हैं, जो जो राज्य से जुड़े हुए हैं, उसको छोड़ करके जो अपने व्यक्तिगत हित है उसको कैसे पूरा कर सकता है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होता है नहीं। तो ये पुरातन उदारवाद की एक विशेषता रही है। और राज्य को अनुमति ही नहीं थी उस समय कि वह अपने संकल्पना को या अपने अच्छाइयों को व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार पर नियमित करे। ये विचार नकारात्मक स्वतंत्रता का है, और यह अहस्तक्षेप सिद्धांत का जो है समर्थन करता है। तो सरकार के आर्थिक कार्यों या क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये उदारवाद का प्रथम जो एक सिद्धांत माना जा सकता है। तो मैंने बताया है इसमें एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे। हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी सिजविक आदि लोग मानते थे कि सरकार या राज्य व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, मतलब जो सरकार है या राज्य है वो व्यक्ति के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे, तभी उदारवाद को उसको समझा जा सकता है। तो जो उदारवाद आया यूरोप में, सामंतवाद को कमजोर किया उसने और नष्ट करने का कार्य किया। इसके इसके आधार पर उन्होंने इसके आधार पर ही एक नया जो कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि बाजार पूंजीपति समाज के रूप में उभर कर हमारे सामने आ गया। और यह 19वीं शताब्दी के उदारवादी का केंद्र बिंदु बन गया था, मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1800 लेकर के 1900 तक इसको हम देख सकते हैं। तो 1770 के दशक में, 1770 का दशक का मतलब 1770 से लेकर के 1780 के बीच का समय, ये लोग मानते थे कि जो हमें अधिकार मिले हैं वे सब सरकार द्वारा दिए गए हैं, यानी अधिकार सरकार ही प्रदत्त करती है। ये भी लोग सोचते थे कि जो अधिकार व्यक्ति के हैं वही अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त हैं वो अधिकार सरकार द्वारा दिए जाते हैं। परंतु जॉन लॉक ने उसमें और इस प्रकार के विचारधारा से प्रभावित होकर जॉन लॉक और जैकफरसन थे, उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविकता इससे उलट है। उनका कहना था कि लोगों के और भी अनेक अधिकार हैं, केवल ये नहीं कि सरकार या राज्य जो अधिकार दे वही माना जाना चाहिए, और भी अधिकार हैं, और उसमें व्यक्ति के कार्यों में राज्य और सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये पुरातन उदारवादियों का एक जो विचारधारा थी या उनकी जो सोच थी उसके बारे में है। और जो आधुनिक उदारवाद आया जिसमें कल्याण की भावना, मतलब कि वेलफेयर की भावना ज्यादा आई, तो इसमें जो क्या था कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकास होने लगी थी उसमें, यूरोप में और बहुत सारे देशों में। तो एक कामगार वर्ग जो इंडस्ट्री में काम करता था, छोटे छोटे उद्योगों में काम करता था, कामगार वर्ग का उदय हो जाता है। तो 20वीं शताब्दी में कामगार वर्ग के उदय के होने के साथ साथ पुरातन उदारवादी पर प्रश्न उठाए जाने लगे, और नकारात्मक स्वतंत्रता को इसके समर्थन के प्रमुख तर्क व वाद विवाद के तहत हस्तक्षेप बाजार को बढ़ाया जाने लगा। तो हस्तक्षेप व्यक्तिवाद के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कामगार वर्ग है, वर्किंग क्लास है, उसको वास्तविक हिस्से से वंचित कर दिया गया था, उसको लाभ नहीं मिला था। तो उनका एक नया स्वरूप निकल करके आया सभी के सामने, वो आधुनिक उदारवादी या कल्याणवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक उदारवाद के जो इसके मुख्य जो समर्थक थे वो थॉमस हिल ग्रीन थे।
थॉमस एल ग्रीन के अनुसार क्या था कि राज्य की अत्यधिक शक्ति प्रारंभिक युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बड़ी बाधा थी। मतलब कि यदि राज्य या सरकार सत्ता अधिक प्राप्त कर लेगा तो स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ये शक्तियां भारी मात्रा में कम हो गई थी, अपने आप कम हो गई थी क्योंकि बाजारवाद बढ़ने लगा था या वो कमजोर हो चुकी थी। अब एक नए प्रकार की अड़चनें या समस्याएं पैदा हो गई थी, जैसे कि गरीबी, रोग, भेदभाव, शोषण या उपेक्षा। इन सब का निदान क्या था? इन सब का निदान था कि सरकार द्वारा सकारात्मक सहायता या सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, मतलब वेलफेयर स्टेट यहीं पर निकल करके आता है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार ईसैया बर्लिन ने दो प्रकार के जो स्वतंत्रता बताया, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता या सकारात्मक जो सहायता थी, ये कल्याणकारी या नव आधुनिक उदारवाद का एक प्रमुख लक्षण था। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने सकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छे तरीके से परिभाषित किया। उसने कहा कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे और व्यक्ति को पूरी तरीके से हर काम करने की स्वतंत्रता हो, नकारात्मक थी। और राज्य व्यक्ति के कार्यों में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे। तो इसमें टी.एच. ग्रीन हो गए, एल.टी. हाउस हो गए, हेराल्ड जे लास्की आदि ने सभी स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को ही रखा है और नकारात्मक पक्ष को नहीं देखा है। तो इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रारंभिक लोग विचारक टी.एच. ग्रीन हो गए या जी.एस. मिल, एल.टी. हाउस, इनके राजनीतिक चिंतन जो थे वो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए थे। और यह कहाँ दिखाई देता है? इसका प्रभाव हमें सबसे ज्यादा यूरोप के इंग्लैंड में दिखाई देता है, इंग्लैंड के ब्रिटेन में दिखाई देता है। और आधुनिक जो एक उदारवाद है वह वहां से ही फलीभूत होता है और पूरे विश्व में फैलता जाता है, क्योंकि विचारधाराओं का जो सबसे बड़ा एक केंद्र बिंदु था वो विचारधाराओं का केंद्र बिंदु यूरोप ही रहा है। चाहे वह रिनेसा हो, पुनर्जागरण हो, या कोई वाद हो, व्यक्तिवाद हो या उदारवाद हो, ये सब वहीं से जन्म लिया है। क्योंकि वहां के लोग उसको संकल्पना के रूप में परिभाषित करते थे, उसको देखते थे, उस पर विचार प्रकट करते थे तथा उसकी आलोचना और समालोचना करके, व्याख्या करके एक नए रूप में उसको प्रस्तुत करते थे, जो सरकार भी उसको मानने के लिए बाध्य होती थी, राज्य भी उसको मानने के लिए बाध्य होता था। तो उदारवाद जो है, आधुनिक उदारवाद जब शुरू हुआ तो विश्व में अनेक और उद्योगीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। उसी के साथ साथ आपस में हुआ, तो उसमें ये चीज देखने को आया कि जो उदारवाद के समय में जो चीजें थी वो इतनी फली फूली कि देश में टकराहट भी होने लगी आपस में। तो इससे प्रथम विश्व का जन्म हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में का जन्म हुआ। तो सब लोग अपना, अब से एक अग्रणी अपना म्यूट कर लो, नहीं तो हम निकाल देंगे मीटिंग से, ठीक है? और कोई बोलेगा नहीं इसमें, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है तो पढ़ाने में जो है अच्छा नहीं होता है। तो जो उदारवाद है वो उदारवाद केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा कि केवल बाजार तक सीमित नहीं रहा, उसका जो प्रभाव दिखाई दिया वो विश्व के राजनीति पर भी दिखाई देना शुरू हुआ। क्योंकि विश्व स्तर पर जो कमियां थी उसको अब से एक अग्रहरी हम निकाल दें क्या? कोई भी बोलेगा नहीं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। एमए में आकर के इतनी बड़ी गलती करो तो मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई काम करने के लायक हो तुम लोग। कम से कम इतना ध्यान रखो कि हाँ, कोई प्रश्न पूछना है तो उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वो भी नहीं पूछोगे ना जुड़ोगे किसी तरीके से, तो इसको ध्यान रखो। तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसी को हम यूट्यूब पे डालेंगे तो फिर कहोगे बेइज्जती हो रही है। तो इस प्रकार से जो आधुनिक एक उदारवाद आया वो लोक कल्याणकारी ज्यादा था। जब विश्व में आपस में जो वैमनस्य फैला, एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसका एक आधार तरक्की भी था, एक आर्थिक तरक्की भी था, एक जो है तकनीकी भी था। तो उसके आधार पर जो नई नई चीजें निकल करके आई, उसमें आधुनिक उदारवाद या लोक कल्याणकारी राज्य का बहुत बड़ी भूमिका होने लगी थी। तो कल्याणकारी राज्य जो है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के आरंभ में की गई, मतलब वहां से यह आरंभ माना जाता है, जिसमें न केवल सामाजिक सुरक्षा के सामान रूप थे बल्कि उसमें पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक सहायता, चिकित्सा देखभाल, पारिवारिक भत्ते, सरकारी वित्तीय सहायता,
उच्च शिक्षा में निवेश, ये सब चीजें सम्मिलित किए गए थे। तो उदारवादी जो लोकतांत्रिक था वो मॉडल एशिया और अफ्रीका द्वारा अपनाए गए और नए राष्ट्रों द्वारा, जिन्होंने ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश को सहा था या सहन किया था 1950 और 60 के प्रारंभिक दशक में, जो स्वतंत्रता प्राप्त किए थे, उन्होंने आधुनिक उदारवादी चीजों को पूरी तरीके से अपनाया। भारत ने समाजवाद अपनाया, लेकिन भारत ने 1990 में उस समाजवाद को भी साथ लेकर के चलते हुए उदारवाद को पूरी तरीके से 1991 में अपना लिया था, क्योंकि 1991 में भारत में जो आर्थिक मंदी आई, उस मंदी के परिप्रेक्ष्य में जो नई प्रक्रिया निकल के आई वो उदारवाद ही था, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उससे हम प्रभावित हुए। तो ये तो दूसरी चीज है, लेकिन उदारवाद जो है अपने आप में यह था कि लोक कल्याणकारी राज्य राज्य को मजबूत किया जाए। उसी प्रकार नव उदारवादी वे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1960 के या 70 के दशक के बाद में पनपे। इनका इनका मुख्य कार्य क्या था, उस समय क्या चल रहा था? कहते हैं आर्थिक व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उसमें क्या निकल के आया, आर्थिक मंदी भी हुई। जब आर्थिक मंदी हुई तो कल्याणकारी राज्य की जो योजनाएं थी वो कमजोर पड़ने लगी और अर्थव्यवस्था को चुनौती मिली। तो इसके चलते नव उदारवाद आया। नव उदारवाद क्या था? नव उदारवाद का लक्ष्य ये था कि हम किस प्रकार से चीजों को या योजनाओं को और लोगों तक पहुंचाएं, या जो एक दबे कुचले पिछले लोग हैं या गरीब हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे इस योजनाओं के माध्यम से जो उनको एक लाभ मिलेगा तो अर्थव्यवस्था जरूर मजबूत होगी। क्योंकि यदि कल्याणकारी योजनाओं में हम ज्यादा पैसा अस्वस्थ व्यक्ति पे खर्च करेंगे, यदि व्यक्ति को अस्वस्थ ही होने से रोक दिया जाए तो उनको कितना ज्यादा उनको आर्थिक तरक्की होगी, उनका लाभ होगा। और इस प्रकार से एक नव उदारवाद की एक परंपरा की शुरुआत होती है। उसके आधार पर एक मतलब एक तत्व सम्मिलित किया गया, एक विचारधारा सम्मिलित की गई। तो नव उदारवादी की विचारधारा जो है, इसमें सबसे ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा ये अपनाया गया। और उत्पादन के साधनों पर उन्होंने कहा, ब्रिटिश लेबर पार्टी ने, कि साधनों पर सामान्य स्वामित्व त्याग दिया जाए। ऐसा नहीं कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होना चाहिए, इसको त्याग दिया जाए। घटना जो घटी 1990 के दशक के मध्य में घटी, और लेबर पार्टी ने, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी एक व्यवहारवादी नीतियां अपनाई। जैसे जैसे क्या हुआ, देशों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ी, उसी प्रकार से भूमंडलीकरण भी हुआ। और भूमंडलीकरण हुआ तो एक अंतर निर्भरता पैदा हुआ, इंटरडिपेंडेंसी, एक देश दूसरे पे निर्भर हो गए। और नव उदारवादी ने क्या कहा कि मुक्त व्यापार नीति होनी चाहिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें साफ्टा लाफ्टा आज बने। गैट का समाप्ति हो गया, 1995 में डब्ल्यूटीओ का जन्म हो गया। तो इसको ध्यान रखना है। और क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय जो कैपिटल है, अंतरराष्ट्रीय जो पूंजी है, उसका जो संचार एक देश से दूसरे देश में तेजी से बढ़ने लगा। इसी को नव उदारवाद कहते हैं। तो नव उदारवाद में भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है नव उदारवाद में कमियां नहीं है। तो कुल मिलाकर के उदारवाद के तीन पहलू हम लोग समझे, एक पुरातन उदारवाद, एक आधुनिक उदारवाद जिसको कल्याणकारी भी कहते हैं, एक नव उदारवाद। तो नव उदारवाद में ये चीज समझ निकल करके आता है कि ये परंपरागत उदारवादी व्यवस्था से या आधुनिक उदारवादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग होकर के मुक्त व्यापार या मुक्त आर्थिक संचार की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है उदारवाद की बात। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। उदारवाद समझ में आ गया होगा। उसी में आगे सिलेबस में है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद के बारे में सब लोग जानते होंगे, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। मार्क्सवाद जो है, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कार्ल मार्क्स के नाम पर एक मार्क्सवाद का जन्म हुआ, जबकि ऐसा नहीं मानना चाहिए। मार्क्स के समय में फ्रेडरिक एंगल्स भी थे, उनका भी इस विचारधारा में योगदान था। तो केवल हम मार्क्सवाद को मार्क्सवाद न माने, उसमें फ्रेडरिक एंगल का जो उनके मित्र थे कार्ल मार्क्स के, उनका जो योगदान था वो भी इसमें सम्मिलित है। तो मार्क्सवाद लगातार जो क्या होता है, वो विचारधारा एक लगातार पनपी, जो 1860-70 के अंत में, जो जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिल करके जो एक साम्यवादी विचारधारा का शुरुआत किया, सूत्रपात किया, वो अपने पुस्तकों में लिख करके, खासतौर से कार्ल मार्क्स ने 10 कैपिटल लिखा। तो उसमें
ये निकल करके आया कि किस प्रकार से जो आर्थिक क्षेत्र है और लोगों का जो एक स्फीयर है, मतलब लोग जिसमें रहते हैं, जिसको राज्य कहते हैं, किस प्रकार से आर्थिक उत्पादन होने से, इसको गति देने से एक शोषण का तंत्र विकसित होता है। और इसका आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद है, हिस्टोरिकल डायलेक्टिलिज्म। तो ये जो डायलेक्टिलिज्म है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है या द्वंद्ववाद जो है या मटेरियलिज्म है, इसका आधार क्या है? इसका आधार हमेशा रहा है शोषण। शोषण या एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे से उलझना, लड़ाई झगड़े करना। तो ये आर्थिक द्वंद्व जो है, या जो एक कार्ल मार्क्स की एक और थ्योरी है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हम वाद करेंगे तो संवाद होगा, संवाद से एक सिंथेसिस निकल करके आएगा। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये अपने आप में तीनों इंटर रिलेटेड है। तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन ये भी मार्क्सवाद के ही सिद्धांत था। तो मार्क्सवाद कैपिटल पूंजीवाद की बात करते हैं, किस प्रकार पूंजीवादी क्षेत्रों में ज्यादातर आर्थिक शोषण का स्वरूप देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है मार्क्सवाद मार्क्सवाद के समय में ही पे आया, इससे पहले भी इसको चूंकि वामपंथी विचारधारा से जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है। जो समाजवादी विचारक पहले भी थे, और समाजवादी जो विचारक थे उन्होंने कहा कि जो देश की जो पूंजी है, राज्य की जो पूंजी है, सभी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली जो भी है उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। तो मार्क्स के पहले रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, ठीक है, प्रूधो, ये सब इतने लोग थे जिन्होंने मार्क्स के पहले वैज्ञानिक समाजवाद की बात की, मतलब साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की और यूटोपिया को स्थापित किया। तो मार्क्सवाद अपने आप में क्या है? विकासवादी है, क्रांतिकारी है। इसमें वर्ग संघर्ष होता है, समाजवाद दिखाई देता है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की बात की जाती है। जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है, इसमें यह है कि जो कामगार वर्ग है या गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनको समाज में या उनको राज्य में उचित स्थान मिलना चाहिए, उनकी सत्ता होनी चाहिए, ना कि किसी 10 लोगों की सत्ता होनी चाहिए, जिसको पूंजीवाद या पूंजीवादी लोग कहते हैं। तो इसमें जनता की सहभागिता अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन जो है शांतिप्रिय ढंग से नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी। इसके लिए क्या होना चाहिए? हिंसात्मक होना चाहिए। शांतिप्रिय क्रांति अपने आप में विरोधाभास पैदा करती है, क्रांति सामाजिक परिवर्तन को रोकती है, इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। तो विकासवादी समाजवादी की जड़ें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधाराओं में देखने को मिलती हैं। ये सब नोट करके सब लोग रखिए। और मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद, जैसा कि मैंने बताया, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मतलब होता है द्वंदात्मक, और भौतिकवाद का मतलब होता है जो पूंजी है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्स और एंजल्स द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक विधि है, जिसमें मार्क्स ने कहा कि सारी चीजें, जो हेगल ने थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात की थी, संवाद, प्रतिवाद और संश्लेषण, इसी के आधार पर कार्ल मार्क्स ने भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इसमें ये निकल करके आता है कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से आर्थिक, भौतिकवाद, द्वंद्ववाद, इस पर सब पर निर्भर है, और समाज में ये चाहती है कि समानता लाई जाए, समता लाई जाए, और जो गरीब से गरीब या वर्किंग क्लास है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसको सत्ता में अवसर प्रदान किया जाए। ये कार्ल मार्क्स का विचार है। और उनका ये भी विचार है कि कहीं भी गरीबी नहीं रहनी चाहिए, यदि कोई गरीब है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलना चाहिए। ये मार्क्सवादी विचारधारा है, क्योंकि वो मानते हैं कि यदि गरीब है तो ऐसा नहीं है कि गरीब पैदा हुआ, उसके कुछ कारण है, उस कारणों को हमको दूर करके सब में समानता लानी चाहिए। तो सामाजिक समानता की बात, राजनीतिक समानता की बात, या अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता की बात, ये मार्क्सवादी लोग करते हैं। ठीक है। तो विचारधारा का जो भौतिक बल है वह दिखाई देता है, आर्थिक बल विचार को निर्धारित करता है, ना कि केवल दिखाई देने वाली बात है। तो मार्क्स के विचार से ये कहा गया कि मार्क्सवाद जो है, ये मार्क्सवाद जो जितने भी मैंने नाम लिए उसका एक लेखा जोखा है, जिसमें आर्थिक शोषण को पूरी तरीके से रोकना है और समाज में साम्यवादी, कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं, उस विचारधारा को स्थापित करना है। तो ये मार्क्सवादी का प्रमुख आधार है। और नव मार्क्सवादी भी हैं। नव मार्क्सवाद के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे, जो हालांकि सिलेबस में नहीं है, मैंने मुझे लगता है कि ये फोर्थ सेमेस्टर में पिछले सिलेबस में था, तो 9 मार्क्सवाद इसमें नहीं है। तो एक मार्क्सवाद का एक और कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कि मतलब इतिहास की जो व्याख्या है वह भौतिकता पर टिकी हुई है और शोषण पे टिका हुआ है और संघर्ष पे टिका हुआ है। इस पर भी जो है मार्क्स की विचारधारा जाके केंद्रित होती है। तो और मार्क्स ने एक और विचारधारा दी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू जिसको बोलते हैं। मतलब कि जो उत्पादन करने वाला है व्यक्ति, जिसमें कामगार वर्ग जो लगा हुआ है, और वो इतना ज्यादा काम करता है कि जो एक इंडस्ट्री चलाता है उसको लाभ ही लाभ होने लगता है। तो जो अतिरिक्त मूल्य उसको मिलता है वो मूल्य अपने पास केंद्रित रखता है, ना कि श्रमिकों को देता है। तो श्रमिक उससे अपने आप को दूरी भी महसूस करते हैं, उससे जुड़ नहीं पाते। जो श्रमिक होते हैं वो कभी भी अपने जो मालिक है उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसको भी कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इसको एलिनेशन कहते हैं। एलिनेशन मतलब अलगाव की भावना, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ये भी कार्ल मार्क्स का है। अलगाव की भावना ये भी देखने को मिलता है। अतिरिक्त मूल्य मतलब 25,000 का सामान बना तो उसको 50,000 में बेचे, और उससे जो लाभ प्राप्त हुआ, जो 25,000 का सामान बना, जो 25,000 अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ, वो लाभ जो है सीधे पूंजीपति के हाथ में रहती है, ना कि उसका वितरण श्रमिकों के बीच में किया जाता है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी है, और इससे क्या होता है, इससे अमीरी गरीबी बढ़ती है। तो इसको कार्ल मार्क्स कहता है कि ये होना नहीं चाहिए। तो जो श्रमिकों के वेतन में लगातार गिरावट आती है और श्रमिक केवल गुजर बसर करने के लिए जीवित रहते हैं, और जीवन यापन बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है या वेतन बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है, तो सर्वहारा की क्षति होती है। सर्वहारा वर्ग मतलब कि जिसका सब कुछ लुटा हुआ है, सब कुछ गायब है, उसकी क्षति होती है। ऐसे क्या होता है, क्लास स्ट्रगल आता है, वर्ग संघर्ष आता है श्रमिकों के बीच में, पूंजीपतियों के बीच में, और फिर क्या होता है, इससे क्रांति पैदा होती है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की, क्रांति की बात की, और सर्वहारा वर्ग की अंतिम में सत्ता स्थापित करने की बात की, कि जब तक सर्वहारा वर्ग की सत्ता नहीं होगी या कामगार वर्ग की सत्ता नहीं होगी, तब तक सर्वहारा वर्ग के मूल्यों में या उनके जीवन के मूल्यों में, जीवन के विकास में, रहन सहन के तरीकों में कोई जो है अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज रूस में आया। रूसी जो क्रांति हुई, ये था कि वहां के जार निकोलस द्वितीय को कैद कर लिया गया, उसको गोली मार दी गई। उसके जितने भी लड़के थे, 7-8, मुझे तो लगता है सब मिलाकर के 2-4 लड़कियां थी, 2 राजकुमार थे, उनको भी कैद करके गोली मारी गई, रानी को गोली मारी गई। और कुल मिलाकर के सत्ता जो है कम्युनिस्टों के हाथ में आ गई। जो साम्यवादी थे, साम्यवादी दल के जो नेता थे उस समय, उनके हाथ में आ गई, और जारशाही वहां समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से राजशाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और रूस 1917 की क्रांति के पश्चात एक साम्यवादी देश के रूप में निकल करके आता है। तो ये कहाँ से आया इसका सिद्धांत, ये कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन हुए, लेनिन के बाद स्टालिन हुए। ये सब बहुत बड़े बड़े नेतृत्व करता रहे हैं रूस के। लेनिन ने भी अपने विचारधाराएं प्रस्तुत की, इसलिए लेनिनिस्ट थ्योरी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलते हैं। कहीं कहीं CPI-ML लिखा रहता है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट उसका नाम होता है। और उसके बाद स्टालिन भी थे, स्टालिन भी बहुत बड़े नेता थे द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। उसके बाद का समय जो आया, धीरे धीरे उसमें रूस ही विकसित हो गया, जब उसमें ग्लासनोस्ट और पेस्ट्राइका की जो संबंधित विचारधारा पनपे, तो रूस विखंडित होने लगा, और उसके सारे जो समर्थक देश थे उससे अलग हो गए, रूस अकेला हो गया। तो ये 1991 की घटना। ऐसा नहीं कि मार्क्सवाद हमेशा चलता रहता है, लेकिन चीन में जो साम्यवादी विचारधारा है वो 1949 से ही चल रही है। अभी तक उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, क्योंकि चीन ने साम्यवादी विचारधारा को थोड़ा सा किनारे करके अपने आप को पूंजीवाद के रूप में विकसित करने का एक रास्ता तय किया है। इसीलिए शायद चीन में कोई परिवर्तन उस तरह दिखाई नहीं देता है। तो साम्यवाद आता है, साम्यवाद का मतलब कि सभी समाज में सभी लोग समान होंगे। और अलगाववाद का मैंने बताया ही कि किस प्रकार से श्रमिक वर्ग जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये था अलगाव, उदारवाद और मार्क्सवाद। इसके अलावा सिलेबस में मुझे लगता है कि एक है अनुदारवाद। अनुदारवाद क्या होता है?
अनुदारवाद का मतलब कि जिसमें उदारवाद ना हो, पूरी तरीके से चीजें कंजर्वेटिव हो जाए, परंपरागत रूप से ही लोग चलने की बात करें, उसको अनुदारवाद कहते हैं, जिसको रूढ़िवादिता भी कहते हैं। अनुदारवाद ये बहुत ही मतलब कि गलत है मेरे हिसाब से। रूढ़िवादिता यदि हमेशा हर जगह रहेगी तो इसका मतलब समाज विकास ही नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं वही बना रहे, कट्टरपंथी जिसको बोलते हैं, या जिसको दक्षिणपंथी भी बोलते हैं कभी कभी। तो रूढ़िवाद का सिद्धांत जो है पारंपरिक जो संस्थान है, प्रथाएं हैं, उनको चाहता है कि ये हूबहू ऐसा बना रहे। फ्रांसीसी विचारक एक 1818 में कहा था कि उन्होंने कहा था कि एक लेख में उन्होंने ला कंजर्वेटर उनका लेख था, उसमें उन्होंने कहा कि जो संस्थान है, प्रथाएं हैं, उनको चलने देना चाहिए, सांस्कृतिक सुरक्षित रहता है, ऐसा उन्होंने कहा था। कि रूढ़वादी विचारों और सिद्धांतों ने आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की बढ़ती के गति के खिलाफ जो एक प्रतिक्रिया है, जो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे उसके खिलाफ 18वीं 19वीं सदी में, यह है इसके खिलाफ जो एक विचारधारा पनप करके आई, वह रूढ़वादी थी। या जो परंपरावादी जो सिद्धांत को मानने वाले थे वो कंजर्वेटिज्म मतलब अनुदारवादी को बढ़ावा देने वाले लोग थे। ऐसे ही ब्रिटेन में एक अनुदारवादी दल भी है, कंजर्वेटिव पार्टी भी है, उसकी भी सत्ता रहती है, लेकिन नाम का वो कंजर्वेटिव है, उसके सारे काम आधुनिक ही होते हैं। ब्रिटेन में दो प्रकार के दल है ना, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, सब लोग उसको ध्यान दें। तो रूढ़वादी जो क्या होता है, रूढ़वादी समाज में एक जैविक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ है समाज व्यक्तियों का एक लचर संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित अस्तित्व है जिसमें निकट से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है। तो रूढ़वादी ये भी कहते हैं कि सरकार इस अर्थ में क्या है, एक नौकर है, और सरकार जो है व्यक्ति के जीवन में मौजूद तरीकों को खोज करके उसमें उनका निखार देना चाहिए, उसमें उनको बढ़ाना चाहिए, और राजनीतिक वर्ग को उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रूढ़वादी और प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण के बीच में महत्वपूर्ण अंतर है कि प्रतिक्रियावादी जो है बिल्कुल उसी चीज को नकार देते हैं। रूढ़वादी लोग कहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन इस तरह का ना हो कि जो एक कल्चर है, एक संस्कृति है, उसमें पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए। तो एडमंड एडमंड बर्क एक लेखक थे, एडमंड बर्क, इन्होंने ही सबसे पहले जो है इसका एक रूपरेखा प्रस्तुत की विचारधारा के रूप में। और माइकल ओकसाट ये भी हैं, कंजर्वेटिज्म के समर्थक हैं, माइकल ओकसाट। उन्होंने कहा कि रूढ़वादी होने का मतलब है कि अज्ञात से जान पहचान होना, वास्तविकता से संभव तक, सीमित से असीमित तक, पास से दूर तक और सही से लेकर के सही तक होना, यही जो है रूढ़वादिता है। और रूढ़वादिता को इन्होंने सही ठहराया अपने मतलब तर्क दृष्टि से, अपने हाव भाव से इन्होंने सही ठहराया। तो रूढ़वादी की विशेषताएं भी होती है। रूढ़वादिता की विशेषताएं ये मानी जा सकती हैं कि इसमें शक्ति होता है, अधिकार होता है, सामाजिक पदानुक्रम की आवश्यकता होती है। मतलब कि समाज में ये लोग मानते हैं कि हायरार्की, ऊंच नीच या अमीर गरीब या जो जात या धर्म है उसके आधार पर जो सामाजिक पदानुक्रम बना है उसको बनाए रखना चाहते हैं ये लोग। मतलब उदारवादी जो होते हैं वो ठीक इसके विपरीत होते हैं, लेकिन जो कंजर्वेटिज्म है, अनुदारवादी या रूढ़वादी, वो चाहते हैं कि समाज में जो जैसा है वैसा बना रहे, शक्ति अधिकार जो जैसा है उसको बनाए रखना चाहिए, परंपरा का सम्मान करना चाहिए। परंपरा का मतलब कल्चर से है। धर्म और प्राकृतिक कानून पर जोर होना चाहिए, समाज की जैविक प्रकृति पर जोर होना चाहिए, मुक्त बाजार और सीमित सरकार होनी चाहिए। मुक्त बाजार ये नहीं होना चाहिए कि सबको लाभ मिलने लगे, कोई जरूरी नहीं है इसका, और सरकार के काम सीमित होने चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से जो एक प्रोग्रेस है या विकास है उसके विरोध में है परंपरावादी, या जिसको कहते हैं अनुदारवादी या रूढ़वादी। तो ये प्रकार से है। इसके 6 धर्म सिद्धांत भी बताए हैं रसेल कर्क ने, इसको हम बता देते हैं। इन्होंने कहा कि एक ईश्वरीय आशय समाज के साथ साथ विवेक को भी नियंत्रित करता है। मतलब राजनीतिक समस्याएं सबसे नीचे धार्मिक और नैतिक समस्याएं हैं। पारंपरिक जीवन विविधता और रहस्य से भरा है, जबकि अधिकांश कट्टरपंथी प्रणालियों की विशेषता एक संकीर्ण एक रूपता दिखाई देती है। सभ्य समाज के आदेशों और वर्गों की आवश्यकता होती है। संपत्ति और स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब कि संपत्ति यदि स्वतंत्रता है कहीं तो संपत्ति भी होनी चाहिए, जबकि संपत्ति जो है, संपत्ति यदि सीमित होने लगती है,
किसी एक के पास कोई निश्चित तेज होता है। इसके कारण परिवर्तन और परिवर्तन और सुधार कभी नहीं हो सकते, जाना चाहिए। तो किसी अपना माइक कर लो, कोई भी माइक खोलेगा नहीं, क्या मतलब उसका बीच बीच में खोल देते, तो इससे डिस्टरबेंस होता है ना। तो परिवर्तन और सुधार समान नहीं है, कि मतलब परिवर्तन भी हो और सुधार भी हो, ये ठीक नहीं है। सुरक्षा को धीरे धीरे बदलना चाहिए। तो रूढ़वादी के ये व्यवहार होते हैं। और रूढ़वादी जो है समाज में कोई परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं चाहते हैं, आधुनिकता जो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं परंपरागत चीजें बनी रहें। तो रूढ़वादी की चारित्रिक विशेषताएं भी होती हैं। उनका एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ये है कि एडमंड बर्ग ने कहा कि संरक्षण करने की इच्छा। रूढ़वादी विचारधारा का जो लक्ष्य है वह है कि सभी तरह के रूढ़वादी यही चाहते हैं कि संरक्षण हो। अधिनायकवादी रूढ़वाद अक्सर प्रतिक्रियावादी होता है। अधिनायकवादी मतलब तानाशाही, या तो बदलने के लिए या तो उपज से इनकार करता है, या तो समय को वापस पीछे ले जाने का प्रयास करता है। तो रूढ़वादी। अब भारत में यदि बात की जाए तो भारत में भी कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चीजों को बनाए रखना चाहते हैं, जो चली आ रही चीजें उसी पर वो फिर लौट के जाना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो इससे विपरीत हैं। तो ये भी देखने की जरूरत है। ये भारत जैसे देश में भी उदाहरण देखने को मिलता है। और ब्रिटेन का मैंने बताया ही, यदि वहाँ कंजर्वेटिज्म नामक या कंजर्वेटिव पार्टी है, तो अनुदार दल जो है वो करता यही सब है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं तो ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव पार्टी थी। जब भारत देश आजाद हो रहा था तो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी का ही चुनाव हो रहा था, लेकिन दोनों दलों ने भारत के स्वतंत्रता का समर्थन किया था कि भारत को 1947 में आजादी मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कंजर्वेटिव वहाँ है ये दल, तो बिल्कुल उस तरह से नहीं है। उन्होंने भी अपनी चीजों में परिवर्तन कर लिया है। जैसे कि अभी हम लोग कहीं देख रहे थे, ट्विटर पे कोई लिखा था कि एक्स पर कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, जिसमें हमारा ये अग्रहरी पहले जो अब से एक अग्रहरी है जो इस मीटिंग में है वो जुड़ा हुआ था, तो इस छात्र के माध्यम से, तो उसने कहा कि केरल में जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो अ, भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों का विरोध कर रहा है जो नीतियां वास्तव में समाज में दूसरे तरीके का प्रचार प्रसार करती हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता वो न्यूज कितनी सही है कितनी नहीं है। लेकिन इसी प्रकार ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव दल यदि है तो वो बहुत ज्यादा आधुनिकता को पीछे ले जाने के लिए नहीं खड़ा है, वो हमेशा उसका समर्थक रहा है, लेकिन नाम अपने आप को बनाए रखा है। इसलिए बनाए रखा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस तरह की विचारधारा पसंद करते होंगे तो उसको वोट देते होंगे, इसलिए वो लोग चुनाव भी जीतते हैं और सरकार भी कई बार बनाते हैं। तो लेबर पार्टी हो गया, उसकी बात हो गई है। तो पार्टी की बात है किस प्रकार से जो है चलता है। तो ये तीन चीजें हम बताए हैं, एक अनुदारवाद, उदारवाद और मार्क्सवाद। अब एक उसी में है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का मतलब है कि समाज में जितनी भी चीजें हैं वो सभी लोगों को उपलब्ध हो। तो चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो आर्थिक तरक्की हो, सभी लोगों को इसको मिले, इसी को समाजवाद बोलते हैं। और समाजवाद 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख विचारधारा है। और एडम स्मिथ जो थे, जिनका मुख्य दृष्टिकोण तो आर्थिक था, लेकिन उन्होंने भी समाजवादी दृष्टिकोण से अर्थ के पहलू को स्थापित करने की बात की। तो समाजवाद का मुख्य अर्थ क्या होता है? समाजवाद जो है समाज को अपने मतलब विचारधाराओं के आधार पर सबको सब कुछ देने की बात करता है। समाजवाद अपने आप में संपत्ति का विरोध नहीं करता है। एक फ्लैट, एक फ्रिज या एक कार चलाना समाजवाद के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये जो एक फ्लैट, एक फ्रिज और एक कार है, ये चाहता है सबको मिले। ऐसा नहीं कि वो कहता है कि किसी व्यक्ति के पास फ्रिज क्यों है। ये तो मार्क्सवाद कहता है कि तुम्हारे पास फ्रिज है तो गरीब के पास नहीं है, तो ऐसा करो फ्रिज 10 टुकड़ों में करके सबको बांटो। ये मार्क्सवाद का कथन है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है कि एक फ्रिज यदि इनके पास है तो इसी तरह के फ्रिज सबके पास होने चाहिए। हालांकि साम्यवाद और समाजवाद में बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसको समझने की जरूरत है। तो समाजवादी जो होते हैं वो समाज को लेकर के चलते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति में इसका वर्चस्व दिखाई दिया है इसमें समाजवाद का। तो थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर शुरू करते हैं।
तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत सभी जवाब दें, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ये अब से एक अग्रहरी निकल के चला गया, वो आवाज कर रहा था, मुझे लगता है डर के मारे भाग गया जो है। तो समाजवादी जो होते हैं वो समाज की बात करते हैं, समाज में समानता की बात करते हैं, समाज में अवसर की उपलब्धता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो ये सब चीजें समाजवादियों में रॉबर्ट ओवेन है, सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है, प्रोधा है, ये सब जो है समाजवादी हैं। यही उदारवादी भी थे जो मैंने बताया था। तो ये सब लोग हैं, और इनका मुख्य मकसद यही है कि समाज में समानता हो, समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, और आर्थिक जो तरक्की हो सबके लिए हो। तो अब इसमें वही जो मैंने बताया कि किस प्रकार कार्ल मार्क्स का साम्यवाद और समाजवाद कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें बहुत हल्का सा अंतर है, और वो क्रांति चाहते हैं जबकि समाजवाद पूरी तरीके से क्रांति नहीं चाहता है। तो यही एक अंतर है, वो क्रांति के माध्यम से सत्ता स्थापित करते हैं जबकि समाजवाद क्रांति को कभी भी समर्थन नहीं करता है। तो भारत समाजवादी देश है। और इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद, मतलब कि लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देती है। ये सब भी इसमें है। अब हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि नीचे से शुरू करते हैं। 5वां यूनिट में सबसे लास्ट में है स्टेटिज्म। स्टेटिज्म मतलब राज्यवाद होता है। राज्यवाद का मतलब कि राज्य का काम क्या है, इसके बारे में जो है ये निकल के आता है। तो स्टेटिज्म क्या होता है, राज्यवाद क्या होता है? राज्यवाद मतलब राज्य द्वारा आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उस पर नियंत्रण जो होगा वो राज्य का होगा। मतलब कि चाहे सार्वजनिक उद्यम में निवेश हो, केंद्रीकृत आर्थिक योजनाएं हो, रोजगार का विनियमन हो, या बाजार मूल्य में कोई हस्तक्षेप हो, ये सब राज्य द्वारा होना चाहिए। ये फ्रांस में ज्यादा दिखाई दिया था 18वीं शताब्दी में। तो यही जो राज्यवाद है, यह निकल करके आया कि जो समाज के लिए जो भी चीजें हैं उसका जो नियंत्रण होगा वो राज्य के अधीन होगा, मतलब देश के अधीन होगा, किसी कंट्री या नेशन के अधीन होगा, उसी को राज्यवाद कहते हैं। तो आर्थिक उद्देश्य औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करना, और राजनीतिक रूप से क्या करना है कि राज्य और सरकार के घरेलू वैधता को बढ़ाए रखना, समाजवाद की तुलना में राष्ट्रवाद से अधिक प्रेरित, और राज्यवाद राज्य पूंजीवाद से अनुकूल दिखाई देता है। ठीक है। और 1980 के बाद राज्यवाद थोड़ा बहुत परिवर्तित हुआ, जिसमें आर्थिक उदारवाद आया। और ये जो है सबसे पहले इसमें फ्रांस में दिखाई देता है, और फ्रांस के साथ साथ जापान भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। राज्यवाद तो कमजोर नव निगमवाद जो राज्यवाद की एक कड़ी है, कुछ तत्वों के बावजूद फ्रांस को लंबे समय में राज्य के हित में जो है मध्यस्थता का आदर्श माना जाता है, कि मतलब राज्य को लेकर के ही फ्रांस जो है चला है। और फ्रांस इसका एक प्रमुख उदाहरण या अच्छे से उदाहरण हो सकता है। तो स्टेटिज्म या राज्यवाद पहली बार 1880 में फ्रांस में राजनीतिक सिद्धांतों में दिखाई दिया, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था, नागरिक समाज के लिए सभी क्षेत्रों में राज्य की भूमिका और जिम्मेदारियों का जो है एक आवाहन निर्धारित किया। और हालांकि राज शब्द का प्रयोग स्विट्जरलैंड में भी किया गया 1890 के दशक में, जो कैंटन उनके बनाए गए, और उसमें संघीय शक्तियां जो है एक प्रकार से प्रस्तावित करने पर, या विशेष कर आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में संघीय शक्तियों को बढ़ाया गया। तो राज्यवाद आजकल भी दिखाई देता है, जो समाजवाद की तुलना में या समाज की तुलना में जो है राज्य की व्यक्तिगत जो एक स्थिति होती है, व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार जो राज्यवाद जो है उसको लेकर के चलता है। मतलब व्यक्ति के कामों को भी राज्य अब नियंत्रित करने लगा है, पहले केवल अर्थ और राजनीति था। तो ये राज्यवाद था। ये बहुत ज्यादा इस पर मटेरियल उपलब्ध नहीं था, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि ये जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। उसी में 5वें यूनिट में एक समुदायवाद है। समुदायवाद क्या होता है? समुदायवाद का मतलब है कि समुदाय, समुदाय मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति मिल करके या एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या कई व्यक्ति मिल करके जो समूह समुदाय बनाते हैं उसमें समुदायवाद कहा जाता है। तो समुदायवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले माइकल सैंडल ने किया था। माइकल सैंडल ने अपने जो एक काम किया था, उन्होंने लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में, 1982 में सब लोग नोट कर लें।
लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में जो इन्होंने माइकल सैंडल ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने जॉन रॉल्स, जो कल हमने बताया था जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने जॉन रॉल्स के उदार न्याय के सिद्धांत की, उदारवादी व्यक्तिवादी नींव की एक जो आलोचना विकसित की थी, उन्होंने इस समुदायवाद के माध्यम से विकसित किया था। तो दो या दो से अधिक लोग समुदाय का गठन करते हैं। जब वह एक सामान्य अवधारणा की साझा करते हैं तो इसमें अच्छाई अपने आप देखने को मिलती है, स्वयं के घटक के रूप में देखने को मिलती है। और ये घटक समुदाय जो है मित्रता, पारिवारिक संबंध, पड़ोस और यहाँ तक कि एक राजनीतिक समुदाय में भी हो सकता है समुदायवाद। और समुदायवाद इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक समुदाय के संदर्भ में ही जीवन जीता है और अपनी पहचान, प्रतिभा और खोज विकसित करता है। और चूंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, तो समुदायवाद की अपनी एक पहचान है। और समुदायवाद जो है व्यक्ति की प्रकृति को निर्धारित करता है, आकार देता है। और राजनीतिक जीवन की शुरुआत में समुदाय की चिंता से होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति से, ये समुदायवादियों का मानना है। तो समुदायवाद अपने आप में क्या है कि समुदाय को लेकर के जो आगे बढ़े, या आपस में जो समाज को लेकर के आगे बढ़े, उसी को कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, उसी कम्युनिटी को समुदायवाद कहा गया है। तो समुदायवाद समाज पर व्यक्तियों के अधिकारों, स्वतंत्रता पर जोर देकर के उदारवादी व्यक्तिवाद, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सामुदायिक सदस्यता और पहचान के महत्व की उपेक्षा करता है। कि मतलब कि समुदाय जो है उसमें लोगों को रहना चाहिए, ना कि एक व्यक्तिगत आधार पर के कर बनाकर एक पहचान के जो महत्व है उसको डेवलप करना है, उसमें ये उपेक्षा कर देता है। मतलब कि वो चाहता है कि राजनीतिक जीवन में सामुदायिक सदस्यता हो और सामाजिक जीवन में उदारवादी व्यक्तिवाद हो और एक समुदायवाद का दृष्टिकोण पैदा हो। और ये भी इसको नहीं मानता है कि जिस समुदाय समाज में लोग रहते हैं वह किस हद तक उनके स्वरूप को आकार देता है, उसको इनसे मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि समुदाय और समाज ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए हर काम के लिए। तो ये उदारवादी व्यक्ति की समझ के दो सीमाओं की तरफ इशारा करते हैं, जो स्वयं को सामाजिक लक्ष्यों से अलग अलग करती है और समुदाय के महत्व को कम करता है, पहला। और दूसरा, स्वयं और उसके अंतर संबंधों के बीच दोषपूर्ण अवधारणा को मानता है। तो समुदायवादी जो होते हैं वो, इसकी आलोचना भी की जाती है इस आधार पर कि व्यक्ति को यदि हम नहीं देखेंगे तो समुदाय का निर्माण कैसे होगा, ये इस पर आलोचना की जाती है। तो लेकिन समुदायवाद क्या मानता है कि समाज को हमको देखना है, व्यक्ति जो है गौड़ है। तो ये समुदायवाद देखने को मिलता है। उसके बाद उसी के ऊपर चौथा यूनिट में है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब उत्तर आधुनिकता। ये क्या होती है? एक आधुनिकता की जो लहर आई 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, जो एक दिखाई देता है, रिनेसा के बाद से ही मान लिया जाए, उसके बाद एक उत्तर आधुनिकता जो 1950 के बाद दिखाई देता है, एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया है आधुनिकता की, वो दिखाई देती है। तो उत्तर आधुनिकतावाद एक आधुनिकतावाद की प्रबलता के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है, मतलब उसके विरोध में है। आधुनिकतावाद औद्योगिक युग की देन है। जो आधुनिकतावाद मैंने बताया, जब औद्योगिक युग, जब उद्योग धंधे प्रचलित हो रहे थे, सब जगह लगाए जा रहे थे, कोयले के माध्यम से, भाप के इंजन के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जा रही थी, तो एक आधुनिकता की शुरुआत हुई। तो आधुनिकता की शुरुआत होने से तर्कशीलता आई, वैज्ञानिकता आई, लोगों के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, लोगों ने पहनने का ढंग, खाने का ढंग, लोगों ने उठने बैठने के ढंग में परिवर्तन लाया, क्योंकि लोग जब बिजी हो गए, सबको रोजगार के अवसर मिले, सबको खाने को मिलने लगा, तो लोग उसी हिसाब से जीवन यापन अपना विकसित कर लिए और वैसे ही उन्होंने अपने जो तैयारी भी बना ली। अब हम लोग देखें, भारत में देखें, बहुत दिलचस्प उदाहरण है कि भारत के बहुत सारे शहरों की जो सड़कें होती हैं बहुत पतली होती हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ बैलगाड़ी से ऊपर कभी सोचा ही नहीं गया। और विदेशों में क्या है, उस समय जब हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती थी तो उस समय उनके यहाँ ट्राम या रेल के इंजन के माध्यम से पटरियां सभी जगह बिछा दी गई थी और उस पर भाप के इंजन जो है चलते थे। तो जो एक ट्रैक का निर्माण हुआ, ट्रैक के अगल बगल जो सड़क का निर्माण हुआ, उससे वहां सड़कें चौड़ी बनाई जाने लगी कि भविष्य में इस पे यदि सड़क चौड़ी रखेंगे तो भविष्य में इसी पे ट्राम चलेगा। तो पूरे विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में,
जापान जैसे देश में ये सब दिखाई देता है, सड़कें चौड़ी दिखाई देती हैं। जापान के कुछ शहर ऐसे हैं जैसे क्योटो हो गया, वहां पर तो बिल्कुल पतली पतली सड़क बनारस जैसी है, बनारसी हम लोग देखें। तो इसका कारण यह था कि बस केवल आने जाने का रास्ता से मतलब था, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल स्टेट थे ही नहीं, हम लोग औद्योगिक युग में उस समय कदम नहीं रखे थे, हम लोग किसी न किसी देश के गुलाम थे। तो किसी न किसी देश में मतलब ब्रिटेन से है, और उससे पहले हमारे यहाँ जो जितने भी आक्रमणकारी भी आए उन्होंने भी इस बात पे जोर नहीं दिया कि जो एक शहर बसना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने इस पे काफी ध्यान दिया, फ्रांस ने भी ध्यान दिया। उनके यहाँ आज से नहीं, आज से 500 साल पहले से ही सड़कें या बाजार व्यवस्था जो है उन्नत किस्म की दिखाई देती है, जो हमारे यहाँ दिखती नहीं है। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने आजादी के बाद ही की, या अंग्रेज आए कहीं कहीं बम्बई या दिल्ली जैसे शहर में इसको स्थापित करने। तो ये आधुनिकता थी, लेकिन आधुनिकता के विरोध में जो एक तर्क उभर के आया उसको उत्तर आधुनिकता बोलते हैं। यह समाज, संस्कृति और ज्ञान की प्रकृति से संबंधित विभिन्न स्थापित और स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है। मतलब जो आधुनिकता में जो स्थापित धारणाएं हैं उनको चुनौती देता है, और कहता है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसको दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देखा जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आधुनिकतावाद का जो ये उत्तर आधुनिकता का जो शब्द है, ये पहली बार, हालांकि ये शुरुआत इसकी 1950 में मानी जाती है, लेकिन इस शब्द का पहला प्रयोग जे एम थॉमसन ने द हिबर्ट जर्नल में प्रकाशित एक लेख में किया था, 1914 में ही कर दिया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में जे एम थॉमसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था पोस्ट मॉडर्निज्म का। ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा ने वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब होता है जिससे मकान बनाए जाते हैं, वो जो कला होती है उसको वास्तुकला बोलते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा ने वास्तुकला और साहित्यिक आलोचना में आधुनिक वास्तुकला के प्रति असंतोष का वर्णन और व्याख्या करने और छिपे हुए शक्ति ज्ञान के संबंध को उजागर करने के लिए साहित्यिक ग्रंथों के पुनर्निर्माण करने के लिए उपकरण के रूप में लोकप्रियता हासिल की। मतलब कि जो आधुनिकता में चीजें चल रही थी उससे लोग ऊब गए थे, या वो कहीं भी समाज के सहयोगी नहीं था, वो जो भी उस समय उपस्थित चीजें थी आधुनिकता में, तो उन्होंने इसके विरोध में एक जो है उत्तर आधुनिकतावाद की एक नींव डाली, और 1914 में जेएम थॉमसन का नाम इसने उल्लेखी। ये मटेरियल दे देंगे, सब लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। और पांडे जी अपना वो बंद कर लो। पांडे जी कौन है, पता नहीं कौन है। तो इसमें इस प्रकार है, तो इस प्रकार उत्तर आधुनिकता देखने को मिलती है। अब फ्रांसीसी राजनीतिक दर्शन में और सांस्कृतिक आलोचक जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड, लियोटार्ड का नाम आता है बहुत जगह, हम लोग पढ़ेंगे भी, ये पॉलिटिकल साइंस में लोग पढ़ते रहेंगे आगे। तो लियोटार्ड, जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड जो फ्रांस के थे, उन्होंने उत्तर आधुनिक दर्शन का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है लियोटार्ड को। उनकी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज जो है उनकी पुस्तक है, और इसको उत्तर आधुनिकता का बाइबल माना जाता है। इसी में लियोटार्ड ने एक सुसंगत अवधारणा, मतलब अच्छी अवधारणा प्रस्तुत की है उत्तर। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की स्थिति का सर्वेक्षण करता है, और ज्ञान में ये रिकॉर्डिंग कट गया था तो फिर से हम लोग जुड़ते हैं। तो उत्तर आधुनिकता जो दिखाई देती है उसमें फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक और सांस्कृतिक आलोचक जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिक दर्शन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज को उत्तर आधुनिकतावाद का सबसे प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि उत्तर आधुनिकता है क्या, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का सर्वेक्षण करता है, ज्ञान की बदलती प्रकृति की जांच करता है, और उत्तर आधुनिक में भव्य जो आख्यानों के स्थान पर छोटे आख्यान पर बल देता है, वह उत्तर औद्योगिक समाज में औद्योगिक समाज के मूलभूत परिवर्तन के जो डेनियल बेल और एलन टारेल के विश्लेषण जो है उसमें उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये है। और उसी प्रकार पोस्ट मॉडर्निज्म के जैक्स डेरिडा एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, जिनका भी नाम सुनेंगे, जो लोग नेट का एग्जाम देंगे वो लोग नोट कर लें क्योंकि ये पूछेगा जरूर।
एक फ्रेंकोइस लियोटार्ड उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, और उसी प्रकार फ्रांसीसी दर्शक, फ्रांस में ज्यादा उत्तर आधुनिकतावाद का जो लक्षण है दिखाई देता है। एक इतिहासकार है मिशेल फूको, जिसको हम फोकाल्ट पढ़ते हैं, हालांकि फूको है, FOCOULT। एक उत्तर आधुनिकता के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। इनका काम राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, इतिहास की जो है सीमाओं को पार करना है, जो इसका एक डिसिप्लिन है उसकी सीमाओं को पार करना है, और मानव के बारे में जो एक प्रणाली है उसके बारे में स्पष्ट मनोचिकित्सा, चिकित्सा, भाषा विज्ञान, दंड, अभ्यास, जेल और यौन आचरण जैसे लगभग सभी विषयों में ये अपनी बात रखते हैं। तो मिशेल फूको ये भी उत्तर आधुनिकता के हैं, इनके बारे में जान लो। मिशेल फूको हो गए, और मैंने लियोटार्ड बताया, और जैक्स डेरिडा बताया, और एक और है अर्नेस्टो लैक्लो और चंटल माउफे। ये इनकी भी रचनाएं हैं, ये उत्तर मार्क्सवाद से प्रेरित हैं। ये भी उत्तर आधुनिकतावाद को बढ़ाने में, अपने विचारों के माध्यम से बढ़ाने में अपना तर्क देते हैं और कहते हैं कि भौतिक हितों जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि उनके बारे में एक विवेकपूर्ण ढंग से विचार निर्मित होता है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बहुत ज्यादा दूरी नहीं बनाए रखते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक जो अगला जो उसी में है, मुझे लगता है तीसरा यूनिट, तीसरा यूनिट में जो पहला, तीसरा यूनिट में कौन सा है, हाँ नहीं, उसी में चौथे यूनिट का जो पहला है वो मल्टीकल्चरलिज्म है। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है कि जो बहुसंस्कृतवाद होता है। बहुसंस्कृतवाद क्या होता है? बहुसंस्कृतवाद का मतलब होता है कि जब संस्कृति जो है, कल्चर जो है, बहुत ज्यादा कल्चर सोसाइटी के रूप में दिखाई दे, तो उसको बहुसंस्कृतवाद बोलते हैं। बहुसंस्कृतवाद 1970 और 80 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में दिखाई देता है, जिसका उपयोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, जो वहाँ रेशियल माइनॉरिटीज हैं, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी किमिल्का की, उन्होंने किमिल्का ने भी माइनॉरिटीज की बात की थी, और कनाडा के वो थे। तो उसी अनुसार ये माना जाए कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जातीय अल्पसंख्यकों और अप्रवासियों के एकीकरण और विविध संस्कृतियों को स्वीकार करने की दिशा में सार्वजनिक नीति को बदलने का प्रयास बहुसंस्कृतिवाद था। मतलब कि जितने भी संस्कृतियां हैं सबको सम्मान दिया जाए, और सब एक साथ रहें, सबके लिए एक समान व्यवहार, एक समान नीति बनाई जाए। अमेरिका में बहुसंस्कृतवाद पर बहस 1980 के दशक में आरंभ हुआ कि शिक्षा प्रणाली को सांस्कृतिक विविधता पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बहुसंस्कृतिवाद का शब्द का प्रयोग एक ऐसे समाज का वर्णन के लिए किया जाता है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां सह अस्तित्व में रहती हैं। मतलब कि को एग्जिस्टेंस, यदि एक संस्कृति हट जाएगी तो दूसरी संस्कृति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। और यह एकता के विरुद्ध विविधता को संतुलित करने के प्रयासों का प्रतीक है। मतलब कि एकता के विरुद्ध विविधता, ये तो विविधता को बढ़ाया जाना चाहिए। एकता, अब विविधता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक एकता आ जाएगी, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो बहुसंस्कृतवाद न केवल सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देता है, बल्कि ये मानता है कि ऐसे मतभेद का सम्मान किया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि भी की जानी चाहिए। ये विभिन्न विभिन्नताओं या सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान बनाए रखता है और अल्पसंख्यक संस्कृति को प्रमुख संस्कृति में समाहित करने का समर्थन करता है। ठीक है, तो यह संस्कृतवाद है। और संस्कृतवाद में सबसे पहले जैकब टी लेवी ने अपनी पुस्तक जो है मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ फेयर 2000 में जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके अंतर्गत इन्होंने 8 श्रेणी बनाई, जैसे कि आमतौर पर लागू कानूनों में छूट, सहायता अधिकार, प्रतीकात्मक दावे, मान्यता, विशेष अधिकार, प्रशासन, बाहरी नियम, आंतरिक नियम। इन्होंने 8 प्रकार के संस्कृतवाद के तत्व बनाए, उसी पर इन्होंने संस्कृतवाद को बढ़ाया, संस्कृतवाद को आगे लिखने का प्रयास किया है। तो इनका नाम भी पुनः नोट कर लीजिए सब लोग। इनका नाम था जैकब टी लेवी, इन्होंने पुस्तक लिखी है 2000 में। तो इसके संस्कृतवाद को जो अंतर संवेदनशील नीतियां हैं, इसको 8 भागों में विभाजित करने का कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा यूनिट है, मुझे लगता है तीसरा यूनिट का, हाँ तीसरा यूनिट में है एक
इकोलॉजिज्म मतलब परिस्थितिवाद, इकोलॉगिज्म मतलब परिस्थितिवाद क्या होता है, इकोलॉजी, इकोलॉजी राजनीति विज्ञान में दिखाई देता है। और परिस्थितिवाद वैचारिक सोच को नवीन चुनौतीपूर्ण दिशाओं में ले जाता है। इसका शुरुआती स्थान अन्य राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा काफी हद तक या पूरी तरीके से इसको लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है इकोलॉजी। और 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे शहरी और औद्योगिक जीवन का प्रसार हुआ, ब्रिटेन के स्वतंत्रतावादी समाजवादी विलियम मॉरिस ने, जो विलियम मॉरिस एक लेखक थे, उन्होंने रूसी अराजक कम्युनिस्ट पीटर क्रोपकिन कैसे विचारक, वो भी साथ में, दोनों ने समाजवादी का जो रूरल रूरल क्षेत्र मतलब ग्रामीण समाज जो है का एक रूप विकसित किया, मतलब कि रूरल सोसाइटी का एक स्वरूप विकसित किया और पर्यावरण समाजवाद की एक नींव रखी, मतलब इकोलॉजिकल सोशलिज्म। मतलब पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाए, उसमें राजनीति भी चलती रहे, सभी लोग उसमें सही से रहें, प्रकृति का दोहन ना हो, ये चीज जो है दिखाई देती है विलियम मॉरिस और पीटर क्रोपोटकिन के विचारों में। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। और राजनीतिक परिस्थिति क्या होती है पॉलिटिकल इकोलॉजी में, पर्यावरणीय चिंताओं, जो पर्यावरण है हमारा परिवेश है चारों तरफ, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु वायु समुद्र ये सब आते हैं, हिमालय पर्वत या जो भी आते हैं, घाटियां आती हैं। इन पर्यावरणीय चिंताओं और हितों और आंदोलनों और विभिन्न सामाजिक समूहों तक समग्र रूप से पर्यावरण को असमान पहुंचाने, मतलब कि उनको ये ना हो कि सभी को एक नजरिए से देखा जाए, सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के संबंधों के अध्ययन को दिखाता है। इसकी बौद्धिक उत्पत्ति 1970 के दशक में हुई, मतलब कि ये 1970 के दशक में इसका कॉन्सेप्ट आया, जब जो मानववादी थे या मानव विज्ञानी थे, उन्होंने पर्यावरण आंदोलन को समझने के लिए परिस्थिति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बीच संबंध देखना शुरू किया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी यह है कि कोई देश की नीति इस तरह से कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाई जाए, उसके चलते खदान या समुद्री जल या तटीय क्षेत्रों का शोषण करना, नदियों को बंद करना या नदियों पे बड़े बड़े बांध बनाना या पेड़ पौधे काटना, ये सब इसको जो है इकोलॉजी, हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, परिस्थितिवाद में पढ़ते हैं। 1960 और 70 के दशक के दौरान किसान के जो भी संबंधित चीजें थी या उपनिवेशवाद की आलोचना थी, इसमें भी पर्यावरण को जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार हम पर्यावरण को ये नष्ट करेंगे तो पर्यावरण जो है कहीं से भी फिर पुनर्जीवित करने में काफी समय लगेगा, और उस ये समय लगेगा तो हमारा नुकसान होगा। अभी अखबार में था कि आने वाले समय में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से कि भूमि का जो तटीय क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं डूबने लगेगा। तो पर्यावरण भी इससे जोड़ के देखते हैं, और पर्यावरण को हम देखते हैं तो एक पॉलिटिकल इकोलॉजी की बात होती है, और राजनीति कैसी होनी चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। जब ये सब कुछ होगा तो मुझे लगता है पर्यावरण भी अपने आप सही हो जाएगा, और पर्यावरण के सहारे जिनका जीवन यापन चलता है उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो है दिखाई देता है इकोलॉजी में। अब इकोलॉजी में इकोसेंट्रिज्म होता है, मानव केंद्रितता होती है, और गहन परिस्थिति होती है, समग्रता होती है, पर्यावरणवाद होता है, पशुचारण होता है, सामाजिक परिस्थिति होती है, संगठन होता है, ये सब जो है दिखाई देता है पर्यावरण में। तो पर्यावरण में तीन विशिष्ट पर्यावरण की बात होती है, विशिष्ट पारिस्थितिकी की बात होती है, परिस्थिति की बात होती है, और इन विशिष्ट पारिस्थितिकी में इकोलॉजी में एक है समाजवाद, जिसको पारिस्थितिकी समाजवाद बोलते हैं, अराजकतावाद पारिस्थितिकी अराजकतावाद बोलते हैं, और पारिस्थितिकी नारीवाद बोलते हैं। नारीवाद मतलब महिलावाद। तो ये चीजें देखने में, समाजवाद, अराजकतावाद, नारीवाद, इसको भी हमको देखना है, तो पारिस्थितिकी इसी से पूर्ण होता है। अब एक अंतिम टॉपिक जो है आज का वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद या महिलावाद। महिलावाद या नारीवाद का मतलब है कि महिलाओं या नारियों को भी उतना ही सम्मान मिले, उचित स्थान मिले जितना सदियों से पुरुषों को प्राप्त है, या जो पुरुष करने में सक्षम है कार्य, नारी को भी उस काम में आगे बढ़ा करके उनको योगदान देना चाहिए, आगे बढ़ करके स्वयं भागीदार बनना चाहिए। नारियों के स्वतंत्रता, समानता या आर्थिक अधिकार की जो लड़ाई है उनको पूरे अवसर मिलने चाहिए।
तो इसको हम देखें वेव के रूप में, शुरुआती जो लहर है इसका, इसके रूप में हम देखें तो 1820 से 1940 के बीच में ये दिखाई देता है, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए, महिलाएं काम करने लगी कि नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो 1820 से 1940 के बीच में बहुत सारे महिला वैज्ञानिक जो अमेरिका या यूरोप के कई देशों में दिखाई देती हैं, शायद वो निकल करके नहीं आती, क्योंकि उनको अवसर था, इसलिए मैडम क्यूरी ने आविष्कार किया। अवसर था तभी मैडम क्यूरी या अन्य जो उस समय वैज्ञानिक रही होंगी महिलाएं, उन्होंने किसी चीज को खोजने का प्रयास किया। नहीं, अवसर ही नहीं होता तो खोजते ही नहीं वो लोग। तो वो 1820 से 1940 के बीच में दिखाई देता है। और इसमें लहर की जो पहली जो लहर आई, मतलब वेव जिसको बोलते हैं, कि औपचारिक शुरुआत का श्रेय सेनेका फॉल्स घोषणा, मतलब इन्होंने एक घोषणा, घोषणा का मतलब कि कोई एक पत्र था, उस पर इन्होंने कुछ चीजें लिखी, उसी को डिक्लेरेशन बोलते हैं, घोषणा बोलते हैं, जिसे 1848 में न्यूयॉर्क के एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन द्वारा तैयार किया गया था, जिसको सेनेका फॉल्स घोषणा का नाम दिया गया था। यह जो घोषणा थी, इसमें नारीवादी आंदोलन के लिए नई राजनीतिक रणनीतियों और विचारधाराओं पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से नारीवादी आंदोलन है या फेमिनिस्ट मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार और घर में सम्मानजनक स्थिति के बारे में चर्चा हुई, और इसने महिलाओं को आर्थिक यौन प्रजनन अधिकारों पर केंद्रित किया, मतलब उनको आर्थिक अवसर भी मिलने चाहिए, उनको यौन प्रजनन अधिकार भी मिलने चाहिए, नहीं कि बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, इसका भी अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो है पुरुष को ही इसका अधिकार होना चाहिए, जो घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको अधिकार होना चाहिए, स्वयं महिला का भी अधिकार होना चाहिए। तो ये 1820 की बात है, मतलब 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही जो प्रथम वेव था ये शुरू हो गया था। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक, जो ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक नारीवादी कार्यकर्ताओं ने अपना स्थान महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों, विशेषकर महिलाओं के वोट के अधिकार या महिलाओं के मताधिकार की ओर स्थानांतरित कर दिया। तो आंदोलन के भीतर कुछ कार्यकर्ताओं का मानना था कि महिलाएं नैतिक रूप से पुरुषों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी उपस्थिति राजनीतिक प्रक्रिया के लिए लाभदायक होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में 1918 में जन प्रतिनिधि अधिनियम पारित किया गया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब ये जान लो कि ब्रिटेन इतना विकसित देश है, जहां संसदीय परंपरा आज से 500 साल पुरानी है, लेकिन वहां वोट देने का अधिकार महिलाओं को बिल्कुल नहीं था। ब्रिटेन में वोट देने का अधिकार महिलाओं को 1918 में प्राप्त होता है। ये इसलिए प्राप्त होता है कि महिला अधिकार संबंधी आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाए गए, इसलिए 1918 में प्राप्त हुआ। भारत में ये 1935 में आता है और 1950 में तो पूरी तरीके से आ जाता है। लेकिन जो 1918 में वोट देने का दायरा था वो सीमित था। यही चीज भारत के 1935 के शासन अधिनियम में भी दिखाई देता है, क्योंकि 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं तक सीमित था। और उन महिलाओं को ये वोटिंग अधिकार था 1918 में ब्रिटेन में जिनके अपने घर थे या टैक्स देती थी, तो उन्हीं महिलाओं को जो है ये अधिकार था, वोट देने का अधिकार। और नारीवादियों के प्रयास चलते रहे और संपत्ति के स्वामित्व के पर बिना किसी रोक टोक के महिलाओं को वोट देने की पात्र आयु घटाकर 21 वर्ष किया गया। ये ब्रिटेन में 21 वर्ष कर दिया गया और भारत में इसको आजादी के बाद किया गया। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरे तरीके का मूवमेंट वहां देखने को मिला, तो वहां राजनीतिक प्रभाव दूसरा निकल करके आया और वहां पर भी वोट देने का अधिकार जो है, गरीबी उन्मूलन या वोट देने का अधिकार, या अमेरिका में पहली बार संविधान में 19वां संशोधन होता है और 19वीं संशोधन के आधार पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार सभी राज्यों में मिला। तो ये 19वें संशोधन द्वारा अमेरिका के संविधान द्वारा ये दिया गया। तो ये पहला लहर था। अब दूसरी लहर जो निकल करके आई 1960 के दशक में निकल करके आई, जिसमें बेट्टी फ्रीडन नाम की महिला ने द फेमिनिस्ट मिस्टिक के अंतर्गत फ्रीडन ने बताया कि महिलाएं अभी भी निराश महसूस करती हैं, जिनके कारण एक माँ और एक गृहिणी की भूमिकाओं में उनका काम सीमित रहता है, वो घरेलू कामकाज ही करती हैं। तो दूसरी लहर में यह निकल कर आया कि कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धि के बावजूद भी या अधिकारों की उपस्थिति के बावजूद भी महिलाओं का प्रश्न अनसुलझा बना हुआ है। मतलब 1960 में बात निकल करके आई
कि महिलाओं को संविधान के द्वारा या हर माध्यम से कानून के द्वारा अधिकार, समान अधिकार मिल गए हैं 1945 के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, फिर भी उनकी स्थितियों में सुधार नहीं आया। तो उसमें महिलावादी आंदोलन में कई प्रकार के विचारधारा भी निकल करके आए, जिसमें एक लिबरल है, उदारवादी विचारधारा है, जिसमें उदारवादी विचारधारा में सबसे पहले 1792 में मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ वुमेन लिखा, और इसमें उन्होंने उदारवादी नारी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। और उसी को आगे चल करके 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने नारीवादी के प्रश्न को आगे बढ़ाया, क्योंकि मिल ने इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उनकी पत्नी के साथ उन्होंने मिल करके इस पर लेख लिखा और कहा कि महिलाओं को उतने ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जितने पुरुषों को अधिकार प्राप्त हैं। इस बात पर जोर देकर कि राज्य को महिला मुक्ति आंदोलन का सहयोगी होना चाहिए, और उदारवादी नारीवादियों में 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधन करके वोट दिया गया। तो ये चीज लिबरल एक विचारधारा के रूप में देखने मिलता है। उसी प्रकार नारीवादी में मार्क्सवादी विचारधाराएं भी होती हैं, जिसमें जो महिलाओं के उत्पीड़न को, महिला का जो शोषण है, उत्पीड़न है, उसको पूंजीवाद से जोड़ करके देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं से जोड़ते हैं। तो जो मार्क्सवादी नारीवादी हैं 1960 के दशक में, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मार्क्स और एंजल के दर्शन से उन्होंने प्रेरणा लेते हुए कहा कि महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का शोषण यदि होता है महिलाओं का तो ये महिला अधिकारों से उनको वंचित होना पड़ता है। तो इसके लिए मैरियन यंग, एलिसन जैगर जैसे मार्क्सवादी नारीवादी जो थी, उन्होंने इस पर काम किया और इस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद समाजवादी विचारधारा भी नारीवादी आंदोलन में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जो समाजवाद है वो किस प्रकार से महिला अधिकारों को आगे लेकर के चलता है, नारी अधिकारों को आगे बढ़ाता है। तो समाजवादी नारीवादी आंदोलन के मूल में यह दिखाई देता है कि महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है वो उत्पीड़न प्रणाली का उत्पादन नहीं बल्कि एक लैंगिकता के कारण होता है। लैंगिकता का मतलब सेक्स, सेक्स का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष से है, वर्ग, नस्ल, जातीयता, और निश्चित रूप से इसका जो कारण है वो लैंगिक भेदभाव ही है। तो लैंगिक भेदभाव जो है पूरी तरीके से जब दूर होंगे तो समाज में अपने आप समानता आएगी और समाजवाद फैलेगा। उसके बाद कुछ लोग हैं जो क्रांतिकारी थे, महिलाएं जो चाहती थी कि बिल्कुल यदि पुरुष भी सिगरेट पीता है तो हम भी पी सकते हैं। 1960 के दशक के अंत में, 70 की शुरुआत में ब्रिटेन में देखने को मिला। तो बेट्टी फ्रीडन ने जो है कट्टरपंथी नारीवादियों का उद्देश्य, जो कट्टरपंथी मतलब रेडिकल क्रांतिकारी थी, इन्होंने कहा कि महिलाओं की जो पहचान है उनको पुनः प्राप्त करना था। महिलाओं की पहचान क्या है? अच्छा, सब लोग इसमें जो बैठे हैं मान के चले आज से 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी? जब शादी विवाह नाम की संस्था नहीं डेवलप थी, परिवार कोई उस तरह था नहीं, तो महिलाएं पुरुष से कंधा से मिलाकर उसमें चलती रहेंगी। आज से 20,000 साल पहले यदि पुरुष शिकार करने निकला है तो महिलाएं भी उनके साथ शिकार कर रही हैं। यदि पुरुष बच्चे को देख रहा है तो महिला भी शिकार करके ला रही है, बच्चे का पालन पोषण कर रही है। फिर धीरे 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 जब मुझे लगता है परिवार बना, शादी नामक संस्था का विकास हुआ, या राज्य में धीरे धीरे जो राजतंत्र में धीरे धीरे जो आधुनिक विचारधारा पैदा हुई, आधुनिक का मतलब ये नहीं कि इस समय मशीन वाली आधुनिकता की बात है, जो धीरे धीरे परंपरागत चीजों से आगे जब लोग बढ़े तो उन्होंने एकदम अचानक से स्त्रियों के पैरों में जंजीरें बनना शुरू हो गई होंगी, मुझे लगता है, जब ये शादी नामक संस्था या परिवार नामक संस्था का जन्म होता है। तो क्योंकि उनको वहीं तक सीमित कर दिया गया, केवल चौका चूल्हा यानी किचन तक सीमित कर दिया गया होगा, और दिन प्रतिदिन उनका शोषण होने लगा होगा, और महिलाओं को बिल्कुल निम्न दर्जे का मान करके उनको उनका व्यापार करना, उनको दास बनाना, उनको केवल काम तक सीमित रखना, उनको उपयोग करना, भोग करना, बेचना, ये सब जो है चला होगा। तो इसका जो आरंभ है, इसमें शुरुआत जैसा मैंने बताया 1820 के बाद जब महिलाएं आंदोलन करने लगी अपने अधिकारों के लिए, तो इसमें चीजों में सुधार होने का आता है। तो रेडिकल जो थी बेट्टी फ्रीडन ने, इन्होंने कहा कि जो एक अपमानित स्थिति जो महिलाओं की है उसको, उसमें सम्मानजनक स्थिति को पुनः पर्याप्त करना है, और ऐसी संस्कृति जो महिलाओं को पीछे ले जाती है अधिकारों को, उस संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट कर देना है। तो ये 60वें दशक के अंत में और 70 के दशक में शुरुआत में उग्र भौतिकवादियों के रूप में देखा जाता था, जो पितृसत्ता मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है
उसको चैलेंज करते थे, मतलब उसको हमेशा कहते थे कि इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अ, उदाहरण के लिए इसमें एक लेख में कहीं आया कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित कट्टरपंथी नारीवादी समूह, मतलब रेडिकल फेमिनिज्म जो है, रजिस्टर किंग ने प्रचारित किया कि एक महिला की शादी करने की निर्णय, जो शादी महिला के शादी करने का निर्णय होता है, झूठी भावना के सामने आत्मसमर्पण की बजाय तर्कसंगत रणनीति होनी चाहिए। यदि महिला शादी करे तो उसको इमोशन में नहीं फंसना है। यदि परिवार वाले शादी कराना है तो उसमें एक लॉजिकल होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, तभी वो सफल हो सकती है। और लिंग को समाप्त करने की मांग की उन्होंने, कहा कि लिंग होना ही नहीं चाहिए, ना स्त्री होना चाहिए ना पुरुष होना चाहिए, सभी को केवल मनुष्य होना चाहिए, उन्होंने 1960 में मांग की। तो ये चीज इसमें दिखाई देता है। अब उसी उसी को आगे बढ़ाते हुए इकोलॉजिकल एक आया, जो मैंने अभी हम लोगों ने इकोलॉजिकल प्रोसेस की पढ़ा है। उन्होंने भी कहा कि इन नारीवादियों ने कि हमको पर्यावरण को भी लेकर के चलना है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो नारीवाद अपने आप जो है आगे बढ़ेगा, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। तो इसमें जो नाम निकल के आता है पर्यावरण पर्यावरण आधारित महिला नारीवादियों में एलिस वाकर, वंदना शिवा भारत की ही हैं, इवोन गोबेरा, रोजमेरी रोइथर, शैली मैकफेग, पाउला गुन एलन, एंडी स्मिथ, कैरन वारेन, ये सब महिलाएं हैं जो प्रकृति के साथ मानव के संबंध को नैतिक आधार पर बढ़ाने का जोर देती हैं। वो नारीवादी जो हैं ये परिस्थितियां हैं, मतलब पर्यावरण पर ज्यादा जोर देती हैं। तो ये भी है। उसके बाद तीसरा जो निकल के आया, जो दूसरा उभार निकल के आया 1960 में महिलावादी, एक तीसरा उभार 1980 के दशक के उपरांत निकल करके आया। तो इसमें था कि जो क्लास है या जो रेशियल है या जो भेदभाव है उसको पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। और नारीवादी ने कहा कि इसमें महिलाओं को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए जो उनको राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी आगे ले जाने का प्रयास करें। तो तीसरी लहर 1990 के दशक के मध्य में जो है शुरू होता है, 1980 से शुरुआत होती है, जो उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर उपनिवेशवाद की स्थितियों से प्रभावित थी। इस लहर में उन्होंने जो प्रचलित जो लिंग भेदभाव है या जो एक सेक्सुअलिटी है और जो हेट्रो सेक्सुअलिटी है उसके तहत इसके विचार जो है निकल करके आए, जिसमें क्या दिखा 1990 के महिला आंदोलनों में, इसमें जो महिलाएं थी उन्होंने लिपस्टिक लगाने का बहुत ज्यादा उनके अंदर भावनाएं हैं, उन्होंने गहरे लिपस्टिक, गहरे क्लीवेज वाले कपड़े, ऊंची एड़ी के जूते, ये सब फैशनेबल प्रदर्शन शुरू किया। ये चीजें दिखाई देने लगी 1980 के दशक में। यदि 1980 के दशक की यदि कोई विदेशी फिल्में देखे, कोई अच्छी फिल्में, तो उसमें ये चीज दिखाई देगी। तो ये क्या था, ये निकल करके आए सत्तात्मक जो उत्पीड़न था उसके विरोध में निकल करके आया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि युवा महिला कार्यकर्ताओं को मानना था कि महिलाओं के लिए एक ही समय में मस्तिष्क का सोचा जाना या पुशअप ब्रा पहनना असंभव हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम हमको एक बाजार वस्तु के रूप में देखें, लोग उसको देखें कि यदि इस लड़की में ऐसे गुण हैं, यदि छोटे कपड़े पहन रही है तो ये बुद्धिमान भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने स्त्री सौंदर्य के आदर्शों को लिंगवादी पुरुषों द्वारा दमनकारी जो वस्तुकरण था देखने के बजाय अपनी चुनी हुई विषय वस्तुओं के साथ सशक्त बनाने के रूप में देखा गया। ऐसा नहीं है कि यदि ऑफिस जाना है तो बढ़िया से जूता फीतेदार पहन के जाना है, महिला को लगता है जब ऑफिस जाना है, यदि किसी नारी को लगता है तो ऊंची एड़ी के सैंडल भी पहन करके ऑफिस में जा सकती है। ये जो तीसरी लहर थी ये 1980 और 90 के दशक में आई। ठीक है, उसके बाद उत्तराधुनिकतावाद नारीवाद, ये भी जूडिथ बटलर के समय में आता है 1990 में। उन्होंने जेंडर ट्रबल के बारे में बात की। और उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी महिलावादी शुरुआत देखने को आता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो चलता है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका होती है। तो 1980 के दशक में ये चीज निकल करके आई। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग जब एमए कर रहे थे 19 एमए कर रहे थे सन 2000 में,
तो उसको हम लोग लेख पढ़े थे उसी समय, इन्होंने लिखा भी था 1992 में। तो J.M. टिकनर ने जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी 1992 में लिखा था J.M. टिकनर ने। तो इन्होंने तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल सुरक्षा शक्ति युद्ध और राज्यों के बारे में नहीं है, एक तरीका है जिसमें लिंग लिंग मतलब जो सेक्स है, स्त्री पुरुष की बात हो रही है, वैश्विक राजनीति को आकार देता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि पुरुष ही जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स को चलाते हैं, स्त्रियां भी चलाती हैं। और उन्होंने तर्क दिया कि जेन टिकनर की वैश्विक राजनीति में पुरुषत्व और शक्ति की भूमिका होती है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो बहुत से उदाहरण भी हैं, इंदिरा गांधी का उदाहरण है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पहल की वो आज भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लगातार 20-25 साल तक प्रधानमंत्री रही, मार्gaरेट थ्रेचर, उन्होंने भी जो ब्रिटेन की विदेश नीति बनाई, या यूरोप में जो विदेश नीति बनती उसमें भी मार्gaरेट थ्रेचर का योगदान है। या श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, उनका भी योगदान है। अभी योगदान देखने के लिए बांग्लादेश में जो शेख हसीना है वो भी देखा जा सकता है। तो ये सब नारीवाद है। इनको यदि सुरक्षा नहीं मिलता, इनको यदि अधिकार नहीं मिलता, इनको यदि इनके सोचने समझने की क्षमता यदि इनको नहीं मिलती, अवसर नहीं मिलते, शायद ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन पाती। इसके पीछे ये था कि जो समाज में जो विषमताएं हैं, या स्त्रियों को या नारियों को रोकने के लिए जो भी जंजीरें हैं उसको तोड़ दिया जाए, और ये लोग भी अपने आगे निकल करके कुछ अपने क्षमता का प्रदर्शन करें। तो ये था नारीवादी। मुझे लगता है कि ये जो पेपर है हम लोगों का पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड रिसेंट डिबेट, ये यहीं पर समाप्त किया जाता है। और जो अगला जो पेपर है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, उसका हिंदी बता देते हैं, सब लोग ध्यान से सुने। उसको सब मटेरियल मिल जाएगा, या मटेरियल हम कोशिश करके भेज देंगे। एक गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो शासन व्यवस्था है कैसे चलती है, शासन प्रणाली। गुड गवर्नेंस की बात है इसमें। रोल ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी का मतलब कि जो नागरिक समाज होता है कैसे गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है, नियंत्रण और उत्तरदायित्व है, जिसमें से जो व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर है, और प्रशासनिक नियंत्रण जो प्रशासनिक न्यायिक नियंत्रण है वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव पे दिखाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है, प्रशासनिक संस्कृति है, और प्रशासनिक सुधार है जिसमें आरटीआई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, ये भी उसमें सिलेबस में है। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब विकेंद्रीकृत योजना और धारणीय विकास, ये भी उसी सिलेबस का हिस्सा है। पब्लिक पॉलिसीज स्पेशल रेफरेंस टू फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, आरटीई, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, और राइट टू एजुकेशन और खाद्य सुरक्षा, ये भी पब्लिक पॉलिसी मतलब जननीति के तहत है। और 5वीं यूनिट में लोकपाल और लोकायुक्त है, जो आमुड्समैन, स्विट्जरलैंड के आमुड्समैन से प्रेरित है, और भारत में लोकपाल और लोकायुक्त जैसे राज्यों में भी और केंद्र स्तर पर भी कानून बनाने के प्रयास हुए हैं, और कहीं कहीं कानून बने भी हैं और लागू भी हैं। तो इसका मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन कैसे हुआ, मतलब कैसे चलता है, जन सुनवाई या सोशल ऑडिट जो ब्लॉक स्तर पे होता है, इसके बारे में अब पढ़ना है। तो मुझे लगता है ये बहुत इजी है, इसका मटेरियल हम भेज देंगे, या जो न्यूज पेपर पढ़ते होंगे उनको इस चीज की जानकारी होगी। अब इसमें यदि किसी को लगता है कि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मुझे लगता है 1.5 घंटा होने वाला है, समाप्त किया जाए। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो समाप्त किया जाए। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, मैंने काफी चीजें बताई। पस्कीवाद, अनुदारवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, संस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, समुदायवाद, नारीवाद, तमाम ऐसी चीजें जो मैंने बताई वो मुझे लगता है, और राज्यवाद, ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। और सब लोग प्रोजेक्ट बनाओ, अपना परीक्षा की तैयारी करो। और इसको हम जो है अभी, इसको और कल वाला वीडियो अभी हम यूट्यूब पे डाल देंगे। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, या जिनको लगता है कि इस लेक्चर से, जो आज का जो लेक्चर था, इससे कुछ नोट करना है, या उसको सीरीज में नहीं मिल सकता, या किताबों में उपलब्ध नहीं है, तो इसको यहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है। तो एक लड़के ने लिखा है, ब्रजेश पाल ने, कि सब क्लियर है, इसका मतलब सब समझ में आ गया है सभी को।
तो जितने भी जुड़े हैं, ब्रजेश पाल, बादल सिंह, स्नेहा, वर्षा त्रिपाठी, रेडमी का पता नहीं कौन है, रेडमी मुझे लगता है अलका साकिया ये होगी, प्रिंस कुमार, श्रीति, प्रिंसी, बबीता यादव, प्रिया शर्मा, निधि गुप्ता, अमित कुमार, और पांडे जी का पता नहीं क्या नाम है, और रवि। तो जितने भी जुड़े सब ध्यान दें, एग्जाम के लिए तैयारी करें। कल जो मैंने पढ़ाया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आज मैंने जो पढ़ाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरे पढ़ाने से यदि कुछ समझ में आया हो तो उसको कॉपी में नोट करें, उसको पढ़ें, उसी को एग्जाम में लिखें। और मेरे पढ़ाने वाली चीजें ही ज्यादातर यूजीसी नेट वगैरह परीक्षा जब सब लोग फार्म भरेंगे तो जो नए नए कॉन्सेप्ट जो मैंने आज पढ़ाए हैं या कल जो पढ़ाए थे वो उसमें आना स्वाभाविक है। कम से कम 20 प्रश्न इसमें से मिलना ही मिलना है पॉलिटिकल साइंस का। जो मैंने बताया सब लोग उस पर ध्यान दें, और किसी को कोई प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप पे डालेगा तो कोशिश करेंगे कि हम उसको भेजेंगे। और इसमें जो चीजें हैं वो जो इसका पीडीएफ है वो हम कोशिश करेंगे, कल तो तैयार नहीं हो पाया तो आज कल तैयार करके जो है हम उसको भेज देंगे, ठीक है, या आज ही ग्रुप में भेज देंगे थोड़ी देर बाद 9-10 बजे तक। ठीक है, तो बहुत बहुत जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर हम लोग, अब क्लास नहीं चलेगा लेकिन जो भी मटेरियल है या किसी की समस्या होगी भेजेंगे तो हम उसको कोशिश करेंगे मटेरियल उनको मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको बंद करते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समाप्त नमस्ते किया। सर। नमस्ते।